ऑफिस पॉलिटिक्स का मैंने अभी तक एनालिसिस किया, इसका ओरिजिन आपकी फैमिली से है। अब ये जो गेम है ना, टू बी नंबर वन, हम इसको कहीं कंफ्यूज करते हैं। टू बी अ नंबर वन इज नॉट अ सक्सेस। इन फैक्ट आप जिस रोल में भी है ना, उसको ईमानदारी और उसके मेरिट्स के ऊपर पूरा कर दें, आप सक्सेसफुल हैं। हमें कभी राइट थिंकिंग नहीं सिखाई गई कि कंपटीशन किसी को कुचलना नहीं होता, कि यार मेरी जगह ना को ले ले। जो लोग कंपिटेंट है ना, उनको कभी आप स्टडी कीजिएगा, उनके अंदर फियर नहीं होगा। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें एक बॉस को बताया जाए हु इज़ अ गुड बॉस। जब आपकी एजुकेशन पॉलिसी नहीं होगी, आपकी टीचर्स ट्रेनिंग्स नहीं होंगी, तो आप सोचें कि उस मुल्क का क्या हाल होगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम जो कि हमारी एक सीरीज़ है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड कर सकें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस तरह से है कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी इदारे में ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार रहे हैं। आज हम एक सीजन एचआर प्रोफेशनल जिनका नाम है इरफान महमूद, जो कि हेड ऑफ एचआर हैं KNN के, और जिनका एचआर में और IR में एक्सपीरियंस है 15 साल का, इनसे हम जानेंगे कि ऑफिस पॉलिटिक्स को किस तरह से हैंडल किया जाए। ऑफिस पॉलिटिक्स ने बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ज़िंदगी वो बदली हैं। कई जगहों पे मुआशी कत्ल हुआ है। आज हम इनसे इनकी राय लेंगे कि ऑफिस पॉलिटिक्स को कैसे हैंडल किया जाए। आइए मिलते हैं इरफान महमूद से। थैंक यू वेरी मच इरफान साहब फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बाय द वे आई एम एक्साइटेड। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं खुद भी एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हम या और लोग इसका जो है वो शिकार हुए हैं, और टॉपिक है ऑफिस पॉलिटिक्स। सर, ये ऑफिस पॉलिटिक्स होती क्या है, पहले तो आप हमें ये बताइए। जी, थैंक यू हसन। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। ये हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, और हम इस पे थोड़ा अपनी ज़ात तक ईमान रखने की भी बात करते हैं। लेकिन फिर हमें ये होता है कि अगर हम इस पर पढ़ते हैं, अपनी ज़ात तक ईमान रखते हैं, तो फिर दूसरों की ज़ात को हम इग्नोर करते हैं। तो मुझे ये लगता है ये टॉपिक ना यहाँ से शुरू भी होता है और यहीं पे इसका महवर भी है। ऑफिस पॉलिटिक्स का मैंने अभी तक एनालिसिस किया अपनी ओवरऑल लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ में, इसका ओरिजिन आपकी फैमिली से है। वो इस तरह से है कि जब आप कुछ चीज़ें आप इनहेरिटेड होती हैं, तो ईमानदारी, इंसाफ, दयानतदारी, आपकी इंटेग्रिटी, ये सारी चीज़ें आप अपनी फैमिली से ऑन करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ऑफिस पॉलिटिक्स का ओरिजिन है ना, अगर मैं उसको अपने कल्चर की बात करूं जो पाकिस्तान में टिपिकल है, तो मुझे ये लगता है कि ये फैमिली ओरिएंटेड चीज़ होती है और ये आपकी जिबिल्लत का हिस्सा बन चुकी होती है। तो मैं इसे ओरिजिन को, कोई बैकड्रॉप को, फ़िलॉसफी में नहीं जाना चाहता कहाँ से है, लेकिन जो मैंने अभी तक स्टडी की है ये इनहेरिटेड चीज़ है। बिल्कुल ज़बरदस्त, आप ठीक कह रहे हैं। एग्रीड, ऐसा ही है। और कई केसेस में ये देखा भी गया है कि घर से ही शायद उनको ट्रेंड कर दिया जाता है कि आगे जाके तुमने इस तरह से चलना है, तो वो शायद उनको समझ भी नहीं आ रहा होता और वो एक स्टाइल बन जाता है। अच्छा इरफान साहब, क्यों किसी इदारे में ये ज़रूरत पड़ती है कि यार ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ ही मुझे कामयाबी मिलेगी अगर मैं किसी लॉबीज़ का पार्ट बन जाऊँगा? हसन, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखना पड़ेगा। हमने ओवरऑल ज़िंदगी में ना, हमें हमेशा एक चीज़ पढ़ाई गई है, दिखाई गई है, और हमने ये सीखी है कि सक्सेसफुल बनना है। मैं और आप, हमारे अंदर भी ये एक है कि हमने एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। मुझे लगता है कि हमने कहीं ना सक्सेस की डेफिनेशन को मिस इंटरप्रेट किया है।
हम बेसिकली सक्सेस को ये समझते हैं कि टू बी अ नंबर वन इज़ अ सक्सेस। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कि आप किसी डिपार्टमेंट के HOD बन जाते हैं और आप समझते हैं आप सक्सेसफुल हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल देखते हैं कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव जो है ना वो मुझे बनना है और वो मेरी सक्सेस है। अब ये जो गेम है ना टू बी नंबर वन और सक्सेस, हम इसको कहीं कंफ्यूज करते हैं, और जब हम कंफ्यूज करते हैं ना तो फिर हम ऑड वेज में चले जाते हैं, ठीक है, जिसमें नुमायां तौर पे हमें ऑफिस की पॉलिटिक्स नज़र आती है और हम कहते हैं कि जी अगर हमने ये पोजीशन अचीव करनी है और यही सक्सेस है तो फिर मैं ये है कि मुझे लेग पुलिंग करनी है, मुझे गॉसिपिंग करनी है, मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो टॉप पे जा सकता हूँ। ये मेरे अंदर है। मुझे लगता है सक्सेस ये है कि जो टू बी अ नंबर वन इज़ नॉट अ सक्सेस। इन फैक्ट सक्सेस ये है आप जिस रोल में भी है ना उसको ईमानदारी और उसके मेरिट्स के ऊपर पूरा कर दें, आप सक्सेसफुल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर अ मैनेजर और आपका मैनेजरियल रोल है, आपने अगर उस मैनेजरियल रोल के साथ इंसाफ कर दिया अपनी ज़ात का और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो आप सक्सेसफुल बन रहे हैं। देखें, टू बी अ नंबर वन कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती। एग्जाम्पल देता हूँ, एक टारगेट किलर है, उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया, इज़ दैट ए सक्सेसफुल पर्सन? वो जब अपने गैंग में जाके रिपोर्ट करेगा कि मैंने टारगेट अचीव कर लिया तो उसे शाबाश देंगे और उसे कहेंगे तुम सक्सेसफुल। क्या मैं ये मान लूँ और आप ये मान लेंगे कि वो सक्सेसफुल हो गया? उसने सोसाइटी का सॉरी टू से बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है, उसने इंसानियत का कत्ल करके, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हमें बुक्स में और जितने भी हमें आजकल मोटिवेशनल ट्रेनर्स और ये चीज़ मिलते हैं और वो हमें सारा सोशल मीडिया नंबर वन की गेम है। इस नंबर वन में जो नंबर 2, 3, 4, 5 और 7 है ना, ये सेक्रीफाइस हो रहे हैं। हम 5, 6 नंबर्स को क्रॉस करके कुचलते हुए नंबर वन की कोशिश में जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमें ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है। एग्रीड, राइटली सेड इरफान साहब। अच्छा इरफान साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि कई इदारों में ये देखा गया है कि जानबूझ के ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि कंपटीशन हो। तो आप क्या समझते हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स जो है क्या वो एक इदारे के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है या नुकसान होता है उसका? जी, असल कंपटीशन जो होता है ना, ये हमेशा बहुत प्रोग्रेसिव चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अभी की बात करूं कि अगर जिस ऑर्गेनाइजेशंस में कंपटीशन का कल्चर नहीं ना होगा, उस ऑर्गेनाइजेशंस वो प्रोग्रेस नहीं करती। अब जब ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस नहीं करती तो वहाँ पे जितने एम्प्लॉइज़ हैं, उसके कंट्रीब्यूटर हैं, वो प्रोग्रेस नहीं करते। अब एक है, मैं हमेशा एक वर्ड यूज़ करता हूँ कि आपने कभी जनरली जो हमें सब ने सुना होगा, एक है पॉजिटिव थिंकिंग और एक है नेगेटिव। हमें कभी राइट थिंकिंग नहीं सिखाई गई। हमें पॉजिटिव रहना सिखाया गया, जी पॉजिटिव बन जाएं, पॉजिटिव बन जाएं। कैसे बन जाएं? मैं कहता हूं लोगों को राइट थिंकिंग सिखाएं। राइट थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाती है। राइट कंपटीशन सिखाएं लोगों को। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में राइट कंपटीशन की तरफ बात करेंगे और लोगों के अंदर ये सोच डालेंगे कि कंपटीशन किसी को कुचलना नहीं होता, कंपटीशन में compete करना होता है उसके लेवल के जाके, जो उस इंसान के अंदर, जो उस ह्यूमन बीइंग के अंदर कंपिटेंसी है वो अपने अंदर डेवलप करो और क्लब करके दोनों को ऊपर लेके आओ। अच्छा, अगर आप कंपटीशन इन्वायरमेंट में जाएंगे ना तो आपको स्लाइट मार्जिन्स मिलते हैं ऊपर जाके। जब आप परफॉर्मेंस अप्रेजल्स और किसी की अप्रेजल्स में जाते हैं ना, कंपटीशन एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर स्लाइट वेरिएशन के साथ इंप्रूव करती हैं। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में कंपटीशन कल्चर नहीं होता वहाँ पे आपको रिजल्ट्स के डिफरेंस बहुत नुमायाँ मिलेंगे। मुझे ये है कि राइट कंपटीशन अगर ऑर्गेनाइजेशंस में डेवलप किया जाए रादर देन अ पॉजिटिव और नेगेटिव की हम थिंकिंग में चले जाएं, तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखेंगे। और सेकेंडली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि अब जब भी आप कंपटीशन की बात करें और ऑर्गेनाइजेशंस अपनी हायरार्की को इस तरह डिज़ाइन करें, तो वो ये ज़रूर लेके आए कि आप क्या कंपटीशन में ये भी शामिल है और आपकी अचीवमेंट में ये भी शामिल है कि आपने साथ वाले अपने कुलीग को भी उतना ही अपग्रेड करना है जितना आप सेल्फ अपग्रेड हो रहे हैं। एग्रीड। बहुत सारे इदारों में देखा गया है कि जो
कई मैनेजर्स होते हैं वो अपना सक्सेसर जो है वो नहीं बनाते हैं। क्या एक मेन रीज़न ये भी होती है कि उनको ये लगता है कि अगर मैंने को अपना सक्सेसर बनाया तो वो मेरी जगह ले लेगा? तो ये भी ऑफिस पॉलिटिक्स से लिंक करते हैं। हसन, हम फियर्ड हैं। अगर हम ओवरऑल अपनी नेशन की बात करें ना, तो हम फियर्ड कौम है, ठीक है। हमें हमेशा एक डर रहता है कि यार मेरी जगह ना को ले ले। अच्छा, हमें आज तक हमने ये तयन ही नहीं किया अपना कि मेरी जगह है क्या, मेरी प्लेसमेंट क्या है इस पाकिस्तान के अंदर, एज अ शहरी प्लेसमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में मेरी प्लेसमेंट क्या है। हम ये कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। क्यों? हमारा ना एजुकेशन सिस्टम ये है और ना हमारा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ये है जो हमें इस काबिल कर सके कि हम अपना तयन कर सकें कि हम किस स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं। सक्सेसर हम देने से क्यों डरते हैं कि यार कल को ये मेरी जगह ना ले ले। ये क्यों है, ये फियर क्यों है? इसलिए कि आप इनकम्पिटेंट हैं। जब आप कंपिटेंट होंगे तो आप अपना सक्सेसर भी कंपिटेंट छोड़ के जाएंगे। वो इसलिए छोड़ के जाएंगे कि आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप अपने सक्सेसर्स को डेवलप करें और कल को ये जब आप किसी स्टेज पे पहुँचें और अपनी रिटायरमेंट एज के ऊपर बैठें तो आप देखें कि ये ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मेरा सक्सेसर बैठा है वो ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव कर रही है और उससे मेरा मुल्क इंप्रूव कर रहा है। वो ऑर्गेनाइजेशन में मेरा सक्सेसर कंट्रीब्यूट कर रहा है, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन मेरे मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर रही है। तो आप सक्सेसर इसलिए डेवलप करें कि आप अपना एक पौधा लगा के जाएं जो कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? इस कंट्री की है ना यार। मुहब्बे वतन हम कह देते हैं, लेकिन बनने के लिए ज़रूरी होता है कि उसके बड़े लवाजमात हैं, उनको भी पूरा किया जाए। फियर ना हो। कंपिटेंस का जो लोग कंपिटेंट है ना, उनको कभी आप स्टडी कीजिएगा, उनके अंदर फियर नहीं होगा और वो हमेशा दूसरों को इंप्रूव करेंगे। उनको लगता है कि यार दूसरों की इंप्रूवमेंट में मेरी कामयाबी है। हम दूसरों को नीचा दिखा के अपनी कामयाबी ढूंढने की कोशिश करते हैं, अनफॉर्चुनेटली। एग्रीड, राइटली सेड। और आपकी इस डिस्कशन से मुझे याद आ गया कि मेरे मेंटोर भी अक्सर वो कहते हैं कि अपने नीचे बेहतरीन सबऑर्डिनेट लेकर आओ, तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि सारे काम आपने तो करवाने होते हैं ना एज ए लीडर, वरना फिर इनकॉम्पिटेंट आप बंदा लेकर आएंगे तो फिर आप जो है वो खुद ही करेंगे। अच्छा इरफान साहब, जब हम ये सेशन आपके साथ प्लान कर रहे थे तो एक हमारे फॉलोअर हैं कासिम अली शाह फाउंडेशन के यूट्यूब के पेज पे, उन्होंने एक जो है हमसे रब्ता किया और उन्होंने अपनी एक रियल टाइम सिचुएशन जो है वो हमसे शेयर की। हम आपसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे। वो ये कहते हैं कि मैं एक इदारे में काम कर रहा हूँ, अच्छा इदारा है पाकिस्तान का, इट्स लोकल कंपनी, अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने कहा जी मेरे बॉस ने एक दफ़ा मुझे बुलाया मेरे पास और मुझे कहा कि तुमने मेरे लिए काम करना है, इस इदारे के लिए काम नहीं करना। तो कहते जी मैंने उनको ना कर दी। मैंने उनको ये कहा कि मैं इस इदारे के लिए काम करूँगा, आपके लिए काम नहीं करूँगा। तो वो मेरे साथ पर्सनल हो गए। उन्होंने ऐसे सिचुएशंस क्रिएट की जो कि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल थी। इरफान साहब से ये पूछिए कि एक एम्प्लॉय को पोस्ट के लिए काम करना चाहिए या इदारे के लिए काम करना चाहिए, और अब ऐसी सिचुएशन आ गई, इस सिचुएशन में किस डिपार्टमेंट को वो रिपोर्ट करे, कहाँ जाके वो अपना रोना धोए कि मेरे साथ ये हो गया। अच्छा, ये ना एक इंटरेस्टिंग भी है और ये केस स्टडी इस तरह से है कि मैं ये समझता हूँ, जैसे वो कहते हैं ना ये घर घर की कहानी है, ये बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन की कहानी है और ऐसे लोग पाए जाते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब आप हमारा ना एक्चुअली एक जो रिलेशनशिप है ना बॉस टू एम्प्लॉई का, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग, और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें एक बॉस को बताया जाए हु इज़ अ गुड बॉस। अच्छा, गुड बॉस में ये नहीं होता कि वो बहुत अच्छा हो, गुड बॉस में ये होता है कि हाउ टू रन यूर सबॉर्डिनेट्स इन अ बेटर वे, कि वो कंट्रीब्यूट कर सकें। इसी तरह हाउ टू बी अ गुड सबॉर्डिनेट्स, हम सबॉर्डिनेट्स हैं सब किसी न किसी जगह पे, लेकिन क्या हम उस लेवल की सबॉर्डिनेशन हमारे अंदर मौजूद है, ये इंपॉर्टेंट है। जो लोग ये समझते हैं कि वर्क फॉर मी, ये सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं और उनको इर्द गिर्द नज़र नहीं आता। अच्छा, ये लोग ये समझते हैं कि जब मैं प्रोग्रेस करूंगा तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस करेगी।
तो वो उस एम्प्लॉई को कहते हैं कि वर्क फॉर मी, ठीक है, नॉट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अनइंटेंशनली और इंटेंशनली फ़ायदा हो रहा होता है किसी न किसी सूरत में ऑर्गेनाइजेशंस का। ये समहो एक रॉन्ग अप्रोच है। मैं इसे नेगेटिव अप्रोच नहीं कहता, मैं इसे रॉन्ग अप्रोच ये कहता हूँ कि अगर आप ये चीज़ इस तरह से करें। अच्छा, अब मैं आता हूँ वो जो आपका इंपॉर्टेंट उस बंदे का क्वेश्चन था। देखिए, उसने जस्टिस किया है। मैं उसको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप एक अपने बॉस के साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करें और उनके साथ सिटिंग करें, ठीक है। आप इनवाइट करें अपने बॉस को एट सम अदर प्लेस, नॉन वर्क प्लेस के ऊपर, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी विद हिम, और उनसे ये एक फॉर्मल और इनफॉर्मल डिस्कशन करें, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए उनसे टूल्स लें और अपने बॉस के अंदर वो चीज़ डालें बहुत ही नाइसली वे के अंदर कि सर अगर हम इस अप्रोच को इस तरह से लेके चलें, आल दो ये बड़ा मुश्किल है, ये मुझसे वो पूछेगा कि भाईजान आके मुझे करके तो दिखाएं ये कैसे होता है, तो ये मुश्किल है। लेकिन हमने जब एक बात करते हैं ना, हमने सोसाइटी को बदलना है, तो बदलने के लिए आपको ट्रिगर, देखें उसने क्या किया है, उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है, उसने अपने करियर के ऊपर एक दाग लगा लिया है। अब उसका बॉस उसको जो स्नब करेगा, वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं हमारी। लेकिन मैं इसे ये समझता हूँ कि जो डिस्कशंस हैं और पॉजिटिव अप्रोच है और राइट अप्रोच है, उसके ज़रिए हम इम्प्रूव कर सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर। और अगर उसका उस ऑर्गेनाइजेशन से रिस्क की बात है तो उसे फेथ रखें कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है। इंसान कोशिश करते हैं रिस्क को अपने हाथ में लेने के लिए, लेकिन चूंकि निज़ाम कुदरत मौजूद है तो बिल्कुल मत डरें। आपने अगर अपने बॉस को इनकार कर दिया है तो इस बात पे यकीन रखें कि अल्लाह राज़िक है, वो रिस्क देगा। एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होगी जो आपको उससे बहुत अच्छा पे करके उठा लेगी। तो यू डिड योर राइट जॉब। सेल्फ सेटिस्फेक्शन वो एक दारू है, दवा है कि जिसका नेमल बदल कोई नहीं है। आप सेल्फ सेटिस्फाइड रहें और टॉक टू योर बॉस इन अ इनफॉर्मल वे। इरफान साहब, माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है आपका, बड़े बड़े इदारों के साथ आपने काम किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी आप रहे और प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, तो काफ़ी कुछ आपने सीखा। जो भी करंट ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम कर रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस आपका किस तरह से काम आया? हसन, मैंने ना ओवरऑल जो अपने सीनियर से हमेशा से मेरे जो फर्स्ट 2 बॉसेस हैं, आयशा और ब्रिगेडियर साहब तैमूर अफजल, मैंने इन एक बहुत अच्छी टीम के साथ काम किया और मेरी लर्निंग का ओवरऑल बहुत अच्छा फेज़ रहा। जो चीज़ें मैं अपनी फैमिली से ऑन की हैं मैंने और अपनी वालदा मोहतरमा से, वो चीज़ को मैंने कभी नहीं छोड़ा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। वो है ईमानदारी और डेडिकेशन और कमिटमेंट। पॉलिसीज़ हर ऑर्गेनाइजेशंस में कहीं ना कहीं रोम आउट करके वही सेम चल रही होती हैं, जो उसमें थोड़ा प्लस एंड माइनस होता है। आपने ये करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जस्टिस ये है कि आप अपना बेस्ट डिलीवर करें और कंट्रीब्यूट करें और ऐसी चीज़ों के ऊपर काम करें जिसमें विन विन सिचुएशन और ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन कैपिटल दोनों की प्रोग्रेस हो। तो मैं हमेशा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस प्रोग्रेस के ऊपर हमेशा मैं कारबंद रहा हूँ और इस यकीन के साथ कि जो आपका हिस्सा है उसमें बरकत का एलिमेंट लेके आएँ और ऑर्गेनाइजेशंस को इसलिए अपना बेस्ट दें कि वो आपके मुल्क के लिए कंट्रीब्यूटर है। तो आप एक चेन का हिस्सा बन जाएं कि आपकी अपनी प्रोग्रेस, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस और इस मुल्क की प्रोग्रेस ये लिंक्ड है और इन्होंने मिल के चलना है। जब आप इस अप्रोच के साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस फ्लोरिश करती हैं और उसके साथ साथ उसके एम्प्लॉइज़ फ्लोरिश करते हैं। तो मेरी ये अप्रोच है, बड़ी सिंपल सी अप्रोच है और आप देसी अप्रोच कह लें इसे, बड़ी सिंपल सी अप्रोच है मेरी। इरफान साहब, आप बड़े इंटरव्यूज़ भी किए होंगे, आपने लोगों की हायरिंग भी की होगी, काफ़ी लोग जो हैं वो रखते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स मार्केट में भेज रही हैं और वो स्टूडेंट्स रेडी हैं जॉब में आने के लिए, या आपको लगता है कि अभी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है यूनिवर्सिटी की तरफ से? सर, इस पे मेरा ना मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर और डिस्कशंस में रही है। हमारी कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई टीचिंग सेंटर्स भी नहीं है कि जहाँ पे हम टीचर्स को ये बता सकें कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप क्या होता है। जब आपकी एजुकेशन पॉलिसी नहीं होगी, आपकी टीचर्स ट्रेनिंग्स नहीं होंगी और आपको ये नहीं बताया जाएगा कि एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप क्या होता है, तो
तो आप सोचें कि उस मुल्क का क्या हाल होगा। तो जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है ना, वो बेसिकली रन करती है कि आपने किस तरफ जाना है। अभी के सिनेरियो के अंदर हमें अपने एजुकेशन लेवल को ये इम्प्रूव करना है। हमारी क्लास पार्टिसिपेशंस नहीं होती। हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि एक टीचर और उसके जो अल्फाज हैं उसको मनोवन आप एक्सेप्ट कर लें और उस पर चलें। हमने सोचने का तरीका नहीं दिया स्टूडेंट्स को। जब हम बच्चों में सोच नहीं डालेंगे, उनको सोचने के ऊपर नहीं लेके आएंगे और उनको ये नहीं कहेंगे कि अपने अंदर वो चीज़ पैदा करो कि जिसके ज़रिए आप अपने अंदर से कंट्रीब्यूशन का एलिमेंट क्रिएट करो, तो जब ये चीज़ नहीं होगी, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा हद तक काम करने की ज़रूरत है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपके डायरेक्टरेट हैं उनमें आप प्रोफेशनल लोगों को लेके आएँ, उनके साथ बैठ के अपनी एजुकेशन पॉलिसी रिव्यू करें। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़, जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं ना, वो ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप ना करिएगा कभी भी इस मुल्क के लिए। उसको कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर के ऊपर ले जाके डेवलप कीजिएगा कि हमने अपने मुल्क के विजन को डिफ़ाइन कीजिएगा और उसके नीचे अपने रिसोर्सेज को अलाइन कीजिएगा, कंट्री के रिसोर्सेज को, और देन अपनी एजुकेशन पॉलिसी को डिफ़ाइन कीजिएगा ताकि हम लिंक अप हो सकें। राइटली सेड, वंडरफुल, बिल्कुल ठीक। अच्छा इरफान साहब, बड़ा अच्छा रहा आपके साथ सेशन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, उन्होंने भी ये सेशन एंजॉय किया होगा। सो एनी वर्ड यू अबाउट कासिम अली शाह फाउंडेशन? कासिम साहब से मेरी मुलाकात हुई तो जब मैं उनसे नहीं मिला था, तो मैं हमेशा ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मुल्क में ना, मैंने एक चीज़ देखी है कि कुछ ऐसे कंट्रीब्यूटर्स हैं वो बड़े कम हैं, ठीक है। तो ही इज़ वन ऑफ देम जो इस मुल्क के लिए एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। इख्तलाफ राय रखना, हर बड़े बंदे से लोग इख्तलाफ करते हैं, ठीक है। छोड़ें हर चीज़ को, जो जितना कर रहा है ना उसमें शामिल हो के उसका साथ दें। तो कासिम साहब जो इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन है उनकी, जो पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, मेरा ख्याल है हमें उन्हें उनका हिस्सा बन के चलना चाहिए ताकि ये मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा। तो ही इज़ अ कंट्रीब्यूटर ऑफ पाकिस्तान। ग्रेट, वंडरफुल, राइटली सेड। थैंक यू वेरी मच इरफान साहब अगेन फॉर योर टाइम, सपोर्ट एंड लव। आई मीन यू आर अमेजिंग एंड सुपर्ब। आप लोगों का भी शुक्रिया आज एपिसोड देखने का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि हम ऑफिस पॉलिटिक्स को कैसे हैंडल करें, हमें कैसे पता चलता है कि हम खुद ऑफिस पॉलिटिक्स करें या हमारे साथ ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही होती है। इरफान साहब ने हमें यह भी बताया कि किसी को मार देना खाली मार देना नहीं होता, किसी को जॉब से निकाल देना ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से भी एक मुआशी कत्ल होता है। तो हमने इससे भी बचना है। और इन्होंने हमें ये भी बताया कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता, हमेशा वक्त बदलता रहता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, उसने कहा आदमी आदमी को क्या देगा, आदमी आदमी को क्या देगा, जो देगा वही खुदा देगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।